बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, आपकी जनरल पैथोलॉजी में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का लफ्ज़ जो है ये निकला है कैल्शियम से। ठीक है जी। कैल्शियम आपको पता है कि एक मिनरल है जो आपकी बॉडी में मौजूद होता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको चलाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसके अलावा जो है कैल्शियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये आपकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपका जो एनेमल है टीथ का उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होती है फूड से। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो आपकी बोन्स के अंदर जब ये डिपॉजिट होता है तो उससे बोन्स वगैरह जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होनी चाहिए या होती है, या फिर जो एनेमल है टीथ का उसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है या होनी चाहिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कैल्शियम की डेपोजिशन आपकी बॉडी में अबनॉर्मल तरीके से हो जाती है तो उसको फिर हम कैल्सिफिकेशन कहेंगे। मतलब कि उन ऑर्गन्स या उन टिश्यूज़ के अंदर अगर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है नॉर्मली के जिनके अंदर नहीं होनी चाहिए तो उसको हम कहेंगे कैल्सिफिकेशन। ठीक हो गया जी। सो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानब। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज अबनॉर्मल टिश्यू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स टुगेदर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड द अदर मिनरल साल्ट्स। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो है ये अबनॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर अबनॉर्मल डेपोजिशन है कैल्शियम की, और इसके साथ साथ जो है वो आयरन की और मैग्नीशियम की और कुछ दूसरे जो मिनरल्स जो हैं उनके साल्ट्स की। तो अगर ये अबनॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन हो जाएगी तो इसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसमें उसने ख़ास तौर पे ये बात क्लियर कर दी है कि अदर देन ऑस्टियोइड्स एंड एनेमल। सो कैल्सिफिकेशन में आपकी हड्डी में कैल्शियम की डेपोजिशन या एनेमल में कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं शामिल होगी क्योंकि उनमें नॉर्मली होती है। इसके अलावा अगर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है या हो रही है कि जिनमें नॉर्मली नहीं होती फिजियोलॉजिकली, तो अगर पैथोलॉजिकली डेपोजिशन होती है तो दैट विल बी कॉल्ड द कैल्सिफिकेशन। इसमें ये आप पिक्चर यहाँ पे बेटा देख सकते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज अबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोन है। बोन में यहाँ पर ये आप देखें कि ये बोन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है और इस बोन की दोनों साइड्स पे जो बाउंड्रीज हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये बाउंड्रीज आपको क्लियर नजर आ रही है। नॉर्मली जो एक्सरे है उसमें आपको सिर्फ ये बोन ही नजर आनी चाहिए, ये वाली। लेकिन ये क्या है, ये देखें, ये वाली चीज ये अबनॉर्मली कहीं से कम कहीं से ज्यादा अबनॉर्मल डेपोजिशन है इर्रेगुलर फैशन में। ये बेटा कैल्शियम है। तो क्या है कि नॉर्मली ये बोन के अंदर यहां पर तो होनी चाहिए कैल्शियम जो आपको नजर आ रही है व्हाइट कलर में, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा धब्बे से व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं ये भी कैल्शियम है जो कि आम हालत में नहीं होती, लेकिन ये पैथोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटी की वजह से ये जो डेपोजिशन हुई है ये कैल्शियम की, तो ये कहलाती है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, जिसमें अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है आपकी बॉडी के अंदर डेपोजिट हुआ है। ठीक है जी। अब आई थिंक आप लोगों को कैल्सिफिकेशन की समझ आ गई है। अच्छा बेटा, अब फिर कैल्सिफिकेशन की दो टाइप्स है मेजरली ना, एक है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है ये आमतौर पे डेड डीजेनरेटिव टिश्यूज के अंदर होगी, उन टिश्यूज के अंदर होगी जो नॉर्मली डेड हैं या डीजेनरेटिव हैं। और जबकि जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है ये आमतौर पे नॉर्मल और लाइव टिश्यूज के अंदर होगी, जो जिंदा टिश्यूज हैं उनके अंदर अगर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है तो वो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहलाएगी। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं। अगर तो देखें कैल्सिफिकेशन क्या है, कैल्शियम की डेपोजिशन है, बात खत्म होगी। कैल्सिफिकेशन क्या है, अब नॉर्मल डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम होगी। अब अबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम दो तरह के सेल्स में हो सकती है या दो तरह के टिश्यूज में हो सकती है। या तो
ये डेड और डिजेनरेटिव टिश्यूज के अंदर हो जाएगी तो उसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। तो अगर ये हो जाएगी नॉर्मल टिश्यूज के अंदर तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, दूसरा फीचर इसका यह है कि सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मली रहेगा, जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहेगा, जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में अब नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की जो एग्जांपल है वो है केजियस नेक्रोसिस, और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की जो एग्जांपल है वो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा नेक्रोसिस। ठीक है ना। अब हम इसके बाद इन दोनों की डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ये वाली, इसकी आगे हम डिटेल्स पढ़ते हैं। अभी हमने कहा है कि डिस्ट्रॉफिक जो कैल्सिफिकेशन है वो डेड और डाइंग या डीजेनरेटिव टिश्यूज के अंदर होती है। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैन मेनली अकर इन डेड टिश्यूज और डीजेनरेटिव टिश्यूज। So first of all we will talk about the dystrophic calcification can occur in the dead tissues. So dead tissues में dystrophic calcification कहाँ पर हो सकती है, इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें आप देखें ये होगी केजियस नेक्रोसिस के अंदर, ठीक है जी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर, फैट नेक्रोसिस के अंदर, गैमा एंटीबॉडीज में, थ्रोम्बोसिस में, हीमाटोमा में, डेड पैरासाइट्स में, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और इन्फ्रैक्शन, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन उन टिश्यूज के अंदर होगी जो कि डेड हैं। सो चलते हैं, ये एक पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एओर्टिक वेल्व के अंदर है। एओर्टा के अंदर आपको पता है कि वेल्व्स होते हैं। सो व्यू लुकिंग डाउन इनटू द अनओपन्ड एओर्टिक वेल्व इन अ हार्ट विद कैल्सिफाइड एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है जी। तो इसमें ये देखें, ये जो एरिया आपको ये नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, ये जो एरिया है, ये जो व्हाइट कलर वाला एरिया है, ये जो व्हाइट कलर वाला एरिया है, वैसे नॉर्मली ये जो व्हाइट कलर का ये जो ऑफ व्हाइट कलर का ये जो एरिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये बेटा हार्ड एरिया है, और ये कैल्सिफाइड एरिया, ये वाला एरिया ये हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया, ये एरिया जो आपको व्हाइटिश क्रीम कलर का नजर आ रहा है, ऑफ व्हाइट कलर का, ये कैल्सिफिकेशन है। ठीक हो गया। अब हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज शुरू किया। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेड टिश्यूज में काफी फॉर्म्स में हो सकती है। सो एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें केजियस नेक्रोसिस है। सच कैल्सिफिकेशन कैन बी सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स और इन द लिम्फ नोड। इस तरह की जो कैल्सिफिकेशन है वो ट्यूबरकुलोसिस में नजर आएगी, लंग्स के ट्यूबरकुलोसिस में नजर आएगी, और खास तौर पे जो लिम्फ नोड्स हैं आपके उनमें भी नजर आ सकती है। तो सच कैल्सिफिकेशन कैन बी सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स और इन द लिम्फ नोड्स। ठीक हो गया। केजियस नेक्रोसिस में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, बेटा आपको पता है कि जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वहां पर उसको किल किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम से, और उसको किल करने के बाद वहां पर पस भी बन जाती है जिसको अब्सेस भी कहते हैं। अब वहां पर जो नेक्रोसिस होती है उसमें चूंकि लिक्विड पोर्शन होता है पस वाला, तो उसको हम फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी कहते हैं। तो नॉर्मली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन भी हो जाती है तो फिर ये कैल्सिफिकेशन कहलाएगी इन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट इसमें आप देखें है जी फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस कैन ईदर अकर एज ट्रॉमा और पैंक्रेटाइटिस। सो इन फैट नेक्रोसिस देयर इज समटाइम डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट्स दैट विल रिजल्ट इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। नॉर्मली क्या होता है बेटा कि फैट नेक्रोसिस भी हो सकती है। आपने पहले पढ़ा है कि फैट नेक्रोसिस, जब आपने नेक्रोसिस पढ़ी तो उसमें टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हमने देखी थी। केशियस नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव फैट नेक्रोसिस, ये हमने देखी। सो फैट नेक्रोसिस आमतौर पे ट्रॉमा में होती है, पैंक्रेटाइटिस में होती है। लेकिन अगर फैट नेक्रोसिस हुई है और उस एरिया के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन भी हो जाती है जिससे वो एरिया जो है वो कैल्सिफाइड हो जाएगा, अब उस फैट नेक्रोसिस विद कैल्शियम डेपोजिशन को हम कहेंगे कैल्सिफिकेशन ऑफ फैट नेक्रोसिस। ठीक हो गया जी। चौथा इसमें है जी गैमा एंटीबॉडीज। सो गैमा एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर सीन इन स्प्लीन
व्हेन देयर इज क्रोनिक वेनस कंजेशन, CVC, ठीक है ना, क्रोनिक वेनस कंजेशन अगर हुई है तो ये स्प्लीन में आपको नजर आ सकते हैं, दैट आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड अलॉन्ग विद हीमोसिड्रिन एंड फाइब्रोसिस। सो इसमें क्या है कि आपको गैमेट एंटीबॉडीज जो हैं वो स्प्लीन में नजर आ सकती हैं जहां पर क्रोनिक वेनस कंजेशन हुई हो, और वहां पर क्या होगा, गैमेट एंटीबॉडीज में कैल्शियम होगी, कैल्शियम के साथ साथ हीमोसिड्रिन, और उस एरिया में फाइब्रोसिस भी हुई होगी। ठीक हो गया बेटे। ये एक और पिक्चर है, इसमें आप डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं केजियस नेक्रोसिस में, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो लिम्फ नोड है वो, ये देखिए नॉर्मली ये जो एरिया है इसमें आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पिंक और पर्पल कलर जो ज्यादा है ये कैल्सिफिकेशन है, ये एरिया कैल्सिफाइड है। सो इन H&E stain the deposits are basophilic granules while the periphery shows the healed granulomas, ठीक है ना, इसमें आपको healed granulomas जो है ये भी नजर आ सकते हैं। ये देखें, ये एरिया केजियस नेक्रोसिस का है, ये ग्रेनुलर कैल्सिफिकेशन है, और ये क्या है, कैप्सूल है, तो ये आप देख सकते हैं। पांचवी जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज के अंदर आता है थ्रोम्बस। सो थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस कैन अकर पर्टिकुलरली इन वेनस थ्रोम्बस, कैल्शियम साल्ट्स कैन गेट डिपॉजिट दैट मेक द वेनस हार्ड स्टोनी लाइक, तो इसको फिर हम फ्लीबोलिट कहेंगे। देखिए बेटा, थ्रोम्बस कहते हैं कि अगर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उसको फिर हम थ्रोम्बस कहते हैं। नॉर्मली ब्लड क्लॉट कहाँ पर होता है, जब आपके जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से जब बाहर निकलता है तो ब्लड क्लॉट करता है, उसको हम जो है क्लॉट कहते हैं। लेकिन अगर यही आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाता है ब्लड क्लॉट तो इसको फिर हम थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होगा कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, थ्रोम्बस बन गया। अब अगर थ्रोम्बस के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन भी हो जाती है तो फिर ये क्या कहलाएगा, फ्लीबोलिथ। अब फ्लेब का मतलब जो है उसको ब्लड वेसल्स को कहते हैं फ्लेब्स, ठीक है ना, और लिथ का लफ्ज जो है इसका मतलब होता है पत्थर या स्टोन। सो फ्लीबोलिथ इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि अब वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन की वजह से वो ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं जस्ट लाइक द स्टोन, सो इट विल कॉल द फ्लीबोलिथ। सो इफ देयर इज अ कैल्शियम डेपोजिशन इन द थ्रोम्बस, calcium salt deposition, and this area will be calcified and hard, so it will call the phlebolith and calcified thrombosis. नेक्स्ट इसमें है जी हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में के अंदर आ जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ही अगर ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो इसको हम हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है जी। सो हीमाटोमा क्या है, हीमाटोमा इज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स एंड समटाइम इट इज क्लोज टू द बोन, इट कैन गेट कैल्सिफाइड। अच्छा, अब अगर हीमाटोमा फॉर्मेशन हुई है किसी जगह पे और वो एरिया जहां पर हीमाटोमा बना है, जहां पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स को बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, और वो एरिया अगर बोन के नजदीक है तो नॉर्मली तो बोन के अंदर ही कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, लेकिन अगर इस तरह का चक्कर बन गया कि वहां पर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गई है तो उस जगह पे भी कैल्शियम डेपोजिशन हो जाएगी उस हीमाटोमा के अंदर। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये फिर कैल्शियम डेपोजिशन कहलाएगी इन हीमाटोमा। 7 इसमें देखें डेड पैरासाइट्स हैं। डेड पैरासाइट देखें हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है जी। हाइड्रेटेड सिस्ट के अलावा स्किस्टोसोमा एग है, ठीक है ना। उसके बाद स्किस्टोसेनकोसिस है, सिस्टिसेनकोसिस। तो अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो डेड पैरासाइट्स है वो किसी जगह पर जब वो सॉरी समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पैरासाइट्स है वो किसी जगह पर जाकर मर जाता है, और मरने से क्या होता है कि वहाँ सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है, या फिर जो स्किस्टोसोमा है पैरासाइट उसके एग्स होंगे, या सिस्टिसिनकोसिस है तो उनके अंदर भी कैल्शियम की डेपोजिशन हो सकती है, तो ये भी एक वजह है। नेक्स्ट देखें बेटा ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेमोग्राफी में। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली बेटा इसमें ये होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जब ट्यूमर या कार्सिनोमा बनता है तो वहाँ पर भी एरिया कैल्सिफाइड हो जाता है। तो जब आप ये
इसको हिस्टोपैथोलॉजी में जब आप ग्रॉसिंग करते हैं और स्लाइसिस करते हैं ब्रेस्ट के, तो वहाँ पर जब आप छुरी वगैरह से उसको नाइफ के साथ आप काटते हैं स्लाइसिस करने के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही आगे जनाब सब जैसी छुरी को पत्थर के साथ लग गई हो, तो इस तरह से हो जाता है। तो जब हम उसको देखते हैं खोल के, तो फिर पता चलता है कि ये एरिया जो है ये कैल्सीफाइड है। तो बेटा इसी तरह से जो ब्रेस्ट ट्यूमर होगा उसमें भी जो है कैल्शियम जो है जाकर डिपोजिशन हो सकती है कैल्शियम की, तो उसको भी हम कहते हैं कैल्सीफाइड एरिया या कैल्सिफिकेशन इन द ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। ठीक हो गया जी, नॉर्मली नहीं होती। उसके बाद बेटा 9 इसमें देखिए इन्फ्रैक्शन, तो किसी भी तरह की इन्फ्रैक्शन है, मायोकार्डियल है या कोई भी इन्फ्रैक्शन है, तो उसमें भी कैल्शियम डेपोजिशन हो सकती है। ये हमने अब डिस्कस किए हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डीजेनरेटिव टिश्यूज। ठीक हो गया। सो डीजेनरेटिव टिश्यूज के अंदर कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? इसमें डेंस वोल्ड स्कैर आ जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा एथिरोमा है, मंकी बर्ड मीडिया सेक्लेरोसिस है, स्ट्रोमा ऑफ ट्यूमर है, सिमोमा बॉडीज हैं, सिस्ट है, कैल्सिनोसिस क्यूटिस है, उसके बाद सिनाइल डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। सो इनको भी अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो है फॉर्म्स हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की इन डीजेनरेटिव टिश्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द dense old scare. What is dense old scare? The scare that is undergone helenization, there can be dystrophic calcification. अब वो स्कैर जिसमें हेलेनाइजेशन हो गई है, कैल्शियम डेपोजिशन हो गई है, हार्डनेस हो गई है, ठीक है ना, स्टिफनेस हो गई है, उसमें भी जो है वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है, मतलब कि कैल्शियम डेपोजिशन वहां पर भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी एथ्रोमा। एथ्रोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ डीजेनरेटिव मटेरियल beneath the tunica intima of the blood vessels, and usually they contain the macrophages, lipid particles, cell debris and fibrous tissues. अच्छा बेटा होता क्या है एथ्रोमा जो है वो ये होता है कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनकी लेयर्स होती हैं, जिनमें एक लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा। अब अगर ट्यूनिका इंटीमा के नीचे अगर एथ्रोमा फॉर्मेशन हो जाती है और उसके अंदर मैक्रोफेजेस भी हों, लिपिड पार्टिकल्स भी हों, सेल डेब्रिस भी हों, फाइब्रस टिश्यूज भी हों, और उसके साथ साथ अगर वहां पर कैल्सिफिकेशन भी हो जाए, मतलब कि कैल्शियम भी चले जाए, सो एथ्रोमा कैन अंडरगॉन कैल्सिफिकेशन लाइक द एथ्रोमा ऑफ द एओर्टा एंड कोरोनरी आर्टरीज। तो उसमें क्या होगा कि एथ्रोमा में पहले मैक्रोफेजेस, लिपिड पार्टिकल, सेल डेब्रिस और फाइब्रस टिश्यूज तो होंगे, लेकिन अगर कैल्शियम भी वहां जाकर इकट्ठी हो जाती है, डेपोजिट हो जाती है, तो उसको फिर हम एथ्रोमा कैल्सिफाइड एथ्रोमा बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है मंकी बर्ग मीडिया सेक्लेरोसिस में देखें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैन हैपन इन ट्यूनिका मीडिया। अब बेटा ये भी ब्लड वेसल जो है इसकी लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा, और पहली लेयर थी, ये दूसरी है ट्यूनिका मीडिया दरमियान वाली। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैन हैपन इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द मस्कुलर आर्टरी। तो मस्कुलर आर्टरी की जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है, और ये आमतौर पे बूढ़े लोगों में होती है, और इसको हम कहते हैं मंकी बर्ग मीडिया सेक्लेरोसिस। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रोमा ऑफ ट्यूमर्स। सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैन हैपन इन द डिजेनरेटिव स्ट्रोमा ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना, जो स्ट्रोमा है टिश्यूज का, उसमें भी कैल्शियम डेपोजिशन हो सकती है, तो उसको फिर हम स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं बेटा? जैसा कि अब फाइब्रॉइड यूट्रस है, यूट्रस जो है फीमेल्स के अंदर होती है और उसमें फाइब्रॉइड जो है वो बन जाता है, ठीक है ना, लेकिन फाइब्रॉइड के अंदर जब हम देखते हैं खोल के उसको, तो समटाइम्स वहाँ पर कैल्शियम डेपोजिशन भी हुई होती है और वो एरिया भी कैल्सिफाइड हुआ होता है। सो ये भी फॉर्म है स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर को, जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है इन डीजेनरेटिव टिश्यूज। इसके बाद थायराइड एडिनोमा है। थायराइड का जो है थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर अगर ट्यूमर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं थायराइड एडिनोमा। तो उस ट्यूमर में भी कैल्शियम की डेपोजिशन हो सकती है, तो इट विल कॉल द थायराइड एडिनोमा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है जी सेमोमा बॉडीज। सेमोमा बॉडीज क्या है देखें जी। सिंगल नेक्रोटिक टिश्यू में कॉन्स्टिट्यूएंट सीड क्रिस्टल्स दैट बिकम इनक्रस्टेड बाय द मिनरल डेपोजिट। सिंगल नेक्रोटिक सेल्स जो हैं ये सीड क्रिस्टल्स जो हैं ये बनाते हैं, और इसके बाद ये क्या बन जाएंगे? इनक्रस्टेड हो जाएंगे मिनरल डेपोजिट्स से, ठीक है ना, दैट बिकम इनक्रस्टेड बाय द मिनरल डेपोजिट्स।
तो अगर इनमें मिनरल डेपोजिशन भी हो जाती है तो ये भी हार्ड हो जाएंगे। सो प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ द आउटर लेयर में क्रिएट द लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। अब उनमें क्या होगा कि इसके उस एरिया के बाहर जो है वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर बन जाती है, और वो एरिया दरमियान में आ जाता है और इर्द गिर्द उसके जो है वो लेयर बन जाती है, तो एक मतलब कि एक पैकेट सा बन जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बेटा हम कहते हैं सीमोमा बॉडीज। सो इनमें भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है सिस्ट। सो व्हेन अ सिस्ट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर पीरियड द वॉल्स ऑफ द सिस्ट कैन अंडरगोन द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो सिस्ट बेटा सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसा कि फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड फॉर्मेशन है, या कार्सिनोमा है, या एडिनोमा है। इसी तरह अब नॉर्मेलिटी में सिस्ट भी आती है, ठीक है ना। तो सिस्ट भी अगर ज़्यादा अरसे लंबे अरसे तक पड़ी रहती है तो उसमें भी जो है कैल्शियम डेपोजिशन भी हो सकती है। इसके अलावा हेयर्स फॉर्मेशन भी हो जाती है सिस्ट के अंदर ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, टीथ फॉर्मेशन भी हो जाती है सिस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका भी हम फिर कैल्सिफिकेशन कहते हैं। 7 में आप देख सकते हैं कि सिनाइल डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। देखें ओल्ड एज में कुछ ऐसी कार्टिलेज होती हैं जिनके अंदर जो है कैल्शियम डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, तो इसको फिर हम सिनाइल डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, कोस्टल कार्टिलेज और ट्रेकिया कार्टिलेज। मतलब कि कोस्टल कार्टिलेज में वैसे बेटा नॉर्मली क्या डेफिनेशन है कार्टिलेज की, कार्टिलेज आपकी करी हड्डी होती है और नरम हड्डी होती है, जैसे कि आपके नाक का टिप है। तो नॉर्मली ये इतनी ज़्यादा इसमें कैल्शियम नहीं होती और ये मुड़ सकती है जो कार्टिलेज होती है, लेकिन अगर इसमें कैल्शियम आ जाए और ये हार्ड हो जाए तो फिर ये सिनाइल डीजेनरेटिव चेंजेस या फिर कैल्सिफाइड जो है कार्टिलेज कहलाएगी। 8वें में देखें कैल्सिनोसिस क्यूटिस है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट कैन हैपन इन द इरेगुलर एंड नोड्यूलर फैशन, हाउएवर cause of such calcification is still unknown. कैल्सिनोसिस क्यूटिस, अगर कैल्शियम डेपोजिशन आपकी स्किन के नीचे हो जाती है इरेगुलर या नोड्यूलर फैशन में, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, कैल्सिफिकेशन इन जो है इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम फिर कैल्सिनोसिस क्यूटिस कहते हैं, लेकिन इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया है कैल्शियम डेपोजिशन इन अबनॉर्मल टिश्यूज, जिसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसके आगे दो टाइप से, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज जिसके आगे हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया, और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन डिजेनरेटिव टिश्यू जिसके आगे हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया। अब हम दूसरी बड़ी जो है फॉर्म जिसमें कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है, जिसको हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में अकर इन नॉर्मल टिश्यूज whenever there is a hyperglycemia। अब इसमें क्या होगा कि नॉर्मल टिश्यूज के अंदर भी कैल्शियम डेपोजिशन हो जाएगी, जिसको हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सीरम कैल्शियम या ब्लड कैल्शियम लेवल आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि हाइपर कैल्शियमिया होगा। और इसकी आगे फिर दो टाइप्स हैं, या तो कैल्शियम रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी बोन से, मतलब कि बोन से नॉर्मली बोन क्या है, कैल्शियम का रिजर्वायर है ना, बोन के अंदर कैल्शियम इकट्ठी होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोन के अंदर कैल्शियम इकट्ठी होने के बजाय बोन से निकलकर दोबारा ब्लड या सीरम में आ जाएगी, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। तो पहली वजह तो यह है कि बोन के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है वो डिपॉजिट होने के बजाय हड्डी से निकल रही है, हड्डी कमजोर हो रही है और वो दोबारा ब्लड में आ रही है, तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, और वही कैल्शियम फिर जाकर बोन के अलावा किसी दूसरे एरिया या दूसरे टिश्यू में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल तो ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा वाली कैल्शियम बोन से नहीं आ रही, बल्कि आपकी जो फूड है वहां से जो इंटेस्टाइन है वो ज्यादा कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर रही है, और इसकी वजह से भी आपके ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया है, हाइपरकैल्सीमिया हो गया है, और वही हाइपरकैल्सीमिया में ज्यादा कैल्शियम जो है वो जाकर डिफरेंट टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। अब देखें, अब हम इसमें पहली फॉर्म को डिस्कस करेंगे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बोन। देखें, देयर आर 4 प्रिंसिपल काजेज ऑफ द हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया के 4 जो मेजर काजेज हो सकते हैं। इसमें पहला क्या है, इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ पीटीएच, ठीक है जी, इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन की जो है सेक्रीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। देखिए, इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन विद सब्सिक्वेंट बोन रिजॉर्प्शन। बेटा देखिए, जो पैराथायराइड हार्मोन है
वो क्या करता है कि बोन रिजॉर्प्शन करवाता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा एज इन द हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होगा कि पैराथायराइड जो है हार्मोन जो है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगा और वो जाकर बोन रिजॉर्प्शन करवा देगा, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब पीटीएच का लेवल ज़्यादा क्यों होगा, इसमें देखें ड्यू टू द पैराथायराइड ट्यूमर। इसमें या तो पैराथायराइड के अंदर ट्यूमर हो सकता है जो उसकी बेसिक वजह है, या फिर एक्टोपिक सिक्रीशन हो सकती है, ठीक है ना, पीटीएच की रिलेटेड टू प्रोटीन बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है जी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, ठीक है ना, रिलेटेड टू प्रोटीन बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा हो जाएगा। या फिर दूसरी इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर भी, बेटा क्रोनिक रीनल फेलियर में जब किडनी खराब होती है तो भी जो है वो फास्फोरस जो है उसकी रिटेंशन नहीं करती किडनी, और फास्फोरस के ज़्यादा होने की वजह से जो पीटीएच का लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसकी वजह है इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द पीटीएच की। सेकंड इसमें देखें रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यूज़। रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यूज़ में आप देखें कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यूज़ सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्यूमर ऑफ बोन मैरो, ठीक है ना, कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यूज़ सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन मैरो, मतलब कि बोन मैरो के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन गया है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, ल्यूकीमिया है, या डिफ्यूज्ड स्केलेटल मेटास्टेसिस हो गया है, ठीक है ना, डिफ्यूज स्केलेटल मेटास्टेसिस है, या ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कराएंगी, ये बोन का जो टर्नओवर है उसको ज़्यादा करवा देंगी। तो इसमें कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि पेजेट डिजीज़ है या इमोबिलाइजेशन ऑफ बोन है। तो इन सारे केसेस में भी क्या होगा कि जो बोन रिजॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और बोन से कैल्शियम निकल कर ब्लड में आना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से सीरम या ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा। अब वो कैल्शियम कहीं पर भी जाकर डिपॉजिट हो सकती है। ये देखें अभी ये जो फिंगर टिप है नॉर्मली यहाँ पे कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखें अब नॉर्मल कैल्शियम डेपोजिशन हुई है, जिसकी वजह से ये इसकी शेप भी चेंज हुई है। ये आप सिमोमा बॉडीज को भी देख सकते हैं। ये इंटरनल एरिया कैल्सीफाइड है और इसके इर्द गिर्द जो है ये वॉल्स बनी हुई है। अब इसके अलावा जो किसी में इसमें देखिए इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो दूसरी बड़ी वजह है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की। तो इसमें देखें विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर। बेटा आपको पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। सो अगर विटामिन डी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आता है तो उसमें जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सार्कोडियोसिस इन विच द मैक्रोफेजेस एक्टिवेट द विटामिन डी प्रिकर्सर। सार्कोडियोसिस एक डिजीज है जिसमें मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि विटामिन डी प्रिकर्सर को एक्टिवेट कर देते हैं। या फिर इसकी कोई इडियोपैथिक काज हो सकती है, मतलब इडियोपैथिक काज वो होती है जिसकी अभी तक रीजन नहीं पता चली। हाइपरकैल्सीमिया इन इन्फेंसी जैसे कि विलियम सिंड्रोम है, या फिर अबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू विटामिन डी, मतलब कि अगर कभी भी किसी भी तरीके से विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में किसी भी वजह से अगर तब्दीली आ सकती है, लाइक वो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन है, सार्कोडियोसिस है, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया है, या विलियम सिंड्रोम है, या कोई भी अबनॉर्मल सेंसिटिविटी विटामिन डी है, तो इसकी वजह से विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म जैसे डिस्टर्ब होगा तो इसके साथ साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम डेपोजिशन जो है वो भी अबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये भी एक वजह है। फिर है जी रीनल फेलियर। देखिए बेटा किडनी आपकी बॉडी में रेगुलेशन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, और इसके अलावा मिनरल और साल्ट्स की रेगुलेशन भी करती है, कैल्शियम फास्फोरस की रेगुलेशन भी करती है। सो अगर किडनी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, रीनल फेलियर विच काजेज द रिटेंशन ऑफ फास्फेट, उससे जो आपकी बॉडी में फास्फेट है वो एक्सक्रीट नहीं होगा। जब फास्फेट एक्सक्रीट नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा। और हाइपर पैराथायराइडिज्म होने से क्या होगा कि लेस कॉमन काजेज इंक्लूड द एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन। एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन जो है वो हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट ऑन क्रोनिक रीनल डायलिसिस, वो पेशेंट जो बड़े लंबे अरसे से डायलिसिस करवा रहे हैं उनके अंदर, या फिर मिल्क अल्कली सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव इंजेक्शन हो जाती है, मतलब कि आपकी बॉडी जो है उसमें आप ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं, मतलब दूध के अंदर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी हो सकती है। सो इसी तरह से क्या होगा कि जब रीनल फेलियर हो जाएगा या एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी या हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा या मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इन सारे केसेस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और वही कैल्शियम जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में अकर वाइडली थ्रू आउट द बॉडी। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो है आपकी बॉडी में हो सकती है, पूरी बॉडी में हो सकती है। खास तौर पे ये कहाँ पर होगी, इंटेस्टिनल टिश्यूज के अंदर होगी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर होगी, किडनीज के अंदर होगी, लंग्स के अंदर होगी, इसके अलावा सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर होगी और पल्मोनरी वेन्स के अंदर होगी। तो इन सारे एरियाज के अंदर जो है कैल्शियम की डेपोजिशन ज्यादा हो सकती है। उसके बाद देखिए ऑल्दो क्वाइट डिफरेंट इन लोकेशन ऑल ऑफ दीज टिश्यूज एक्सक्रीट एसिड। लोकेशन के अलावा वो कह रहे हैं कि के सारे जो टिश्यूज हैं ये एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, लिहाजा क्या होगा, देयरफॉर हैव एन इंटरनल अल्कलाइन कंपार्टमेंट। इनका जो इंटरनल कंपार्टमेंट होगा वो अल्कलाइन बन जाएगा। दैट पर ही डिस्पोजेस देम टू मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, जो उनको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की जानब जो है वो लेकर जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा देखिए इन ऑल दीज साइट्स कैल्शियम डिपॉजिट्स या कैल्शियम साइट मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल टू दोज डिस्क्राइब इन द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। इन सारे एरियाज में कैल्शियम डेपोजिशन वैसी ही होगी जैसा कि हमने शुरू में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में पढ़ी है। सो दस दे मे अकर एज नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस डिपॉजिट्स। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस डिपॉजिट की सूरत में भी हो सकती है। मतलब कि बेटा नॉन क्रिस्टलाइन से मुराद है कि वो क्रिस्टल्स की सूरत में कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होगी बल्कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी, या फिर हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स की सूरत में भी हो सकती है। अब हम बेटा दोबारा से थोड़ा सा डिफरेंस को रिवाइज करेंगे बिटवीन द मेटास्टेटिक एंड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। फीचर्स हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के। इसमें देखें जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वो देखते हैं सबसे पहले। तो डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन डेड और डाइंग टिश्यूज में अगर होगी तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, अगर नॉर्मल टिश्यूज में हो जाएगी तो फिर वो जो है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहलाएगी। उसके बाद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल होता है जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में डी रेंज हो जाएगा। सीरम कैल्शियम लेवल डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल रहेगा जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। काजिज की तरफ आते हैं हम। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की जो काजिज है उसमें बेटा नेक्रोसिस है, जो कि केजियस नेक्रोसिस भी हो सकती है, लिक्विफेटिव और फैट नेक्रोसिस भी हो सकती है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद थ्रोम्बाई भी हो सकती है, हीमाटोमा भी हो सकता है, डेड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ओल्ड स्कैर्स भी हो सकते हैं, एथिरोमास भी हो सकते हैं, मंकी बर्ग मीडिया स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन ट्यूमर सिस्ट या फिर कैल्सिनोसिस क्यूटस। तो ये सारी की सारी काजेज हैं जिसमें अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम डेपोजिशन होगी इन डेड और डाइंग टिश्यूज, दैट विल कॉल द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। दूसरी जाना मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, एडिनोमा की वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, CRF की वजह से, बोनी डिस्ट्रक्टिव लायन की वजह से, मल्टीपल माइलोमा की वजह से, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या हाइपर वाइटामिनोसिस डी या मिल्क अल्कली सिंड्रोम या हाइपर कैल्शियमिया इन ऑफ इन्फेंसी। तो किसी भी वजह से अब नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इसकी वजह ये है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं हम। पैथोजेनेसिस में क्या है कि इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ फास्फेट with necrotic and degenerative tissues which in turn binds to the calcium forming calcium phosphate precipitates। तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज बाइंडिंग हो जाएगी फास्फेट की नेक्रोटिक या डिजेनरेटिव टिश्यूज के साथ, जो कि इन टर्न में क्या करेंगे, वो बाइंड कर जाएंगे कैल्शियम फॉर्मिंग कैल्शियम फास्फेट प्रेसिपिटेट्स के साथ। और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ द कैल्शियम फास्फेट ड्यू टू द हाइपरकैल्सीमिया। तो इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे कैल्शियम फास्फेट के, किसकी वजह से, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से। एट सर्टेन साइट्स के अंदर, मतलब खास खास जगहों में जिनमें लंग्स आ जाते हैं, स्टमक आ जाता है, ब्लड वेसल्स हैं या फिर कॉर्निया है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मेटास्टेटिक एंड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब बेटा उसके बाद आ जाती है पैथोजेनेसिस, कि किस तरह से कैल्सिफिकेशन जो है वो होती है। देखिए पैथोजेनेसिस इंक्लूड द सेवरल स्टेप्स। इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऑल मेम्ब्रेन्स कंटेन फास्फोलिपिड। हमें यह पता है कि जितनी भी आपकी मेम्ब्रेन्स हैं उन सब के अंदर जो है एक जो है एलिमेंट होता है जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। सो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कैल्शियम आयन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द वेजिकल मेम्ब्रेन। कैल्शियम आयन जो हैं वो वेजिकल मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड कर जाते हैं फास्फोलिपिड्स के साथ जो कि मौजूद होते हैं वेजिकल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। ठीक है ना।
अब कैल्शियम जाकर किसके साथ बाइंड करेगा, फॉस्फोलिपिड्स के साथ। और फॉस्फोलिपिड कहां पर मौजूद होते हैं, वेसिकल मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ। अब फिर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड इस्तेमाल करते हैं फॉस्फेट एंजाइम को, फॉस्फेट एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि दैट इज एसोसिएटेड विद द वेसिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूसिंग द फॉस्फेट। अब वो वेसिकल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है उसके साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फेट प्रोड्यूस करेगा। अब फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन जाकर बाइंड कर जाएंगे किसके साथ, फास्फेटेज के साथ। अब फास्फेटेज एएसई एंडिंग जो है वो एंजाइम को डिनोट करती है। अब कैल्शियम आयन उस फास्फेटेज एंजाइम के साथ जाकर बाइंड कर जाएंगी और इसके नतीजे में क्या होगा, द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फास्फेटेज फॉस्फेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोक्रिस्टल्स। अब जब कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाएगी तो अब कैल्शियम जाकर फास्फेटेज एंजाइम के साथ जुड़ी है तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बाद में यही छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में मिलकर बड़े बड़े कैल्शियम डिपॉजिट्स जो हैं ये बना देते हैं। यहाँ पर ये आप देखें, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ये मैंने बेटा पिक्चर खुद से ड्रॉ किया है। इसमें देखिए ये कैल्शियम जाकर किसके साथ डिपॉजिट करेगा, फॉस्फेट के साथ, जो कि फॉस्फेटेज एंजाइम इसको माइक्रो क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाती है इसकी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के बारे में जब हम देखते हैं तो हिस्टोलॉजिकली विद यूजुअल हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन कैल्शियम साल्ट्स हैव बेसोफिलिक अमॉर्फस ग्रेन्यूल्स। कैल्शियम साल्ट्स के अंदर बेसोफिलिक अमॉर्फस ग्रेन्यूल्स होते हैं। समटाइम्स क्लम्प अपीयरेंस होगी उनकी, ठीक है ना। दे कैन बी इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या इन बोथ लोकेशंस। वो कैल्शियम डिपॉजिट्स दोनों जगह पर हो सकती हैं, सेल्स के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकते हैं या दोनों जगह पर हो सकते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक बोन मे बी फॉर्म्ड इन द फोकस ऑफ कैल्सिफिकेशन। सो इससे क्या होगा कि जो बोन है वो हेट्रोट्रॉफिक बन जाएगी। हेट्रोट्रॉफिक से क्या मुराद है कि उसकी बोन की जो स्ट्रक्चर है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, कहीं पर होगी कहीं पर नहीं। सो ऑन ओकेजन वो कहता है कि कभी कभार क्या होता है कि सिंगल नेक्रोटिक सेल जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी बनाते हैं ऐसे सीड्स क्रिस्टल्स के बनाते हैं दैट बिकम इनक्रिस्टेड, जो बाद में इनक्रिस्टेड बन जाते हैं। किससे, मिनरल डेपोजिशन की वजह से उनमें भी मिनरल डेपोजिशन हो जाती है। सो द प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ द आउटर लेयर्स, जो प्रोग्रेसिव एक्विजिशन है आउटर लेयर्स की, वो क्या क्रिएट कर देंगी, लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशन। वो लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देती हैं और इसको फिर हम क्या कहते हैं, सिमोमा बॉडीज कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस टू द ग्रेन्स ऑफ द सैंड्स, क्योंकि वो जो रेत के दाने हैं उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा क्या होगा, समटाइम्स या सम टाइप्स ऑफ पेपिलरी कैंसर, कुछ पेपिलरी कैंसर की जो टाइप्स हैं लाइक टाइफाइड है, वो भी डेवलप कर जाते हैं सिमोमा बॉडीज, मतलब कि उनके अंदर भी सिमोमा बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा एस्बेस्टोसिस है, कैल्शियम और आयंस हैं साल्ट्स के, वो भी जमा हो जाते हैं अबाउट वो जमा होकर क्या बनाते हैं, लॉन्ग सिलेंडर स्पाइक्यूल्स। वो लंबे सिलेंडर स्पाइक्यूल्स के बनाते हैं, मतलब कि लंबी लंबे जो है वो सिलेंड्रिकल शेप स्पाइकल्स बनाते हैं एस्बेस्टोस के लंग्स के अंदर, जो कि बना सकते हैं एक्सोटिक बीडेड या डम्बल फॉर्म्स के अंदर जो है ये बन सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। तो बेटा आज जो हमने अपने पैथोलॉजी के लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो है बेटा कैल्सिफिकेशन। सो कैल्सिफिकेशन क्या है कि नॉर्मली आपकी बॉडी में तो कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, लेकिन अगर यही अब नॉर्मल डेपोजिशन हो जाएगी तो इसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये दो मेजर फॉर्म्स में हो सकती है, अगर डेड और डाइंग टिश्यूज में होगी तो डिस्ट्रॉफिक, अगर नॉर्मल टिश्यूज में होगी तो फिर मेटास्टेटिक। तो डेड और डाइंग टिश्यूज के अंदर या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की मजीद आगे दो टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, जिसमें डेड टिश्यूज के अंदर जो है वो केशियस नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, गैमा गैंडी बॉडीज, थ्रोम्बोसिस, हीमाटोमा, डेड पैरासाइट्स, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और इन्फ्रैक्शन। जबकि जो डिजेनरेटिव टिश्यूज हैं उसमें हमने डेंस ओल्ड स्कैर, एथेरोमा, मंकी बर्ड मीडिया सेक्लिरोसिस, स्टोमा ऑफ द ट्यूमर, सिमोमा बॉडीज, सिस्ट, कैल्सिनोसिस क्यूटस और सिनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस को डिस्कस किया है। दूसरी जो मेजर फॉर्म है कैल्सिफिकेशन की वो है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो इसमें भी हमने कैल्शियम, इसके भी आगे दो बड़ी फॉर्म्स हैं जिसमें कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम द बोन और इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो इसमें भी हमने कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम द बोन जिसमें इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ पीटीएच, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यूज, इसको डिस्कस किया है। विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है, रीनल फेलियर को डिस्कस किया है।
इसके अलावा हमने डिफरेंस को डिस्कस किया बिटवीन डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया है, सिमेमा बॉडीज को डिस्कस किया है, मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को बेटा इसकी समझ आ गई होगी और आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।